हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल काइनेटिक सीरीज़ में जो अभी हमारा टॉपिक है वो है अरहीनियस इक्वेशन, अरहीनियस समीकरण। मेनली ये लेसन इंग्लिश में होगा, टेक्निकल जो वर्ड्स होंगे मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बाइलिंगुअल है, बोलूँगा मैं हिंदी में, पर लिखा हुआ इंग्लिश में होगा और टेक्निकल वर्ड्स आपको हिंदी में भी बता दिए जाएंगे। तो अरहीनियस इक्वेशन आपको सबसे एक्टिवेशन एनर्जी पता होना चाहिए। ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलते हैं, उत्पाद में कब बदलते हैं, जब उनकी एक मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, ये एनर्जी बैरियर है, यहाँ तक पहुँचना है। ऊर्जा अवरोध, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी तो है, दिख ही रहा है हमको ग्राफ से। ये जो बाकी की जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर, इन सब का रिलेशन बताने के लिए एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं अरहीनियस इक्वेशन। उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका है रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक। ये आपका है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आवर्ती कारक। और ये आपका पूरा जो है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है घातांकी कारक। ये अरहीनियस इक्वेशन है, इसको हमको इस लेसन में डिराइव करना है। तो अब डिराइव कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने कुछ कहा तो वो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मॉलिक्यूल आपके 100 मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से मान के चलो 50 मॉलिक्यूल हैं। एक एग्जांपल, 50 मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, E से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स का वो अंश या वो फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, E से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा E⁻⁻ बाय RT के बराबर होगा। ये हमको पता होना चाहिए, इतना क्लियर है। अब इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देंगे। तो फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके बराबर हो गया, E⁻⁻ बाय RT। तो ये संक्रियत अणु हो गए और ये कुल अणु हो गए, कुल क्रियाकारक अणु। ठीक है, तो ये हमारी, इसको हम बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनेगा, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो क्रियाकारक अणु है वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, परस्पर टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अब टकराएगा कौन, टकराएंगे सिर्फ ये। अगर दूसरे टकराएंगे भी तो उसका कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमको तो सिर्फ किससे मतलब है, इनसे मतलब है। और इनसे भी, इनमें भी क्या मतलब है, इनके कोलिजन से मतलब है, और कुछ हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल हटा देंगे, अभी इक्वल बाद में लगाएंगे, प्रोपोर्शन टू किसके, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जो संक्रियत अणु है उनके। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक है। अब इसका हमको फॉर्मूला लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स किसके हैं। तो अगर हम इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको जब हम वहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को, ये नंबर इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक, तो ये जो है हमारा फैक्टर है, एक ये कांस्टेंट है, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आवर्ती कारक बोलेंगे।
ठीक है। ये क्या बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हुए। यहाँ तक हमको क्लियर है, अभी आगे हम देखेंगे। तो अभी हमको क्या देखना है कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है उसकी संख्या कितनी होगी, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो सिंपल हमको क्या करना है कि ये वाला जो है वो इसको इधर कर देना है। तो इधर जब हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो ये आ जाएगा e⁻⁻ और दूसरा जो हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, आपको पूरा लिखना है अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई करोगे तो। यहाँ पे ये हो गया इतना, इसको हम नाम दे देते हैं, हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब आप जरा याद कीजिए कि हमने एक बार और रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा था जब हमने रेट लॉ पढ़ा था, दर नियम पढ़ा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की कुल संख्या। आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप इसको देखो, फिर ध्यान आ जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन के, ये इस तरह से हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से वही इक्वेशन हो गई। तो ये हो गया। अब आप देखो इधर इसको 3 नाम दे देंगे। अब इसको और इसको कंपेयर करो, तो जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये कॉमन, ये भी कॉमन, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर भी हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर भी हैं। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि ये k किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 3, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाय इक्वेशन 2 एंड 3 k इज इक्वल टू e⁻⁻ तो ये क्या है, दिस इज अरेनियस इक्वेशन। बस लिख दो कि हाँ इसी तरह से अरेनियस इक्वेशन डिराइव होती है, या उसका ये उसकी जो व्युत्पत्ति हम करते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा अरेनियस इक्वेशन हो गया। अब आगे हमको क्या देखना है कि हम इसका लॉग लेंगे, फिर इसका ग्राफ जो किस तरह से इसको, जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है उसमें हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस डेरिवेशन को कैसे किया। तो सबसे पहले तो शॉर्ट में देखेंगे, तो हमने सबसे पहले तो बोल्ट्जमैन ने जो स्टेटमेंट दी थी उसका यूज़ किया कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल किसके बराबर, इसके बराबर। उसके बाद हमने क्या करा कि जो कोलिजन होते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के, जो टकराव होते हैं, वो ही रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये बोल दिया कि जो रेट है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन में आएगा। और उसके बाद फिर हमने रेट यहाँ करके उधर कांस्टेंट लगा दिया और इसको नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे इसका हमको वैल्यू निकालनी थी तो हमने साइड चेंज कर दी। तो ये रेट किसके बराबर हो गया, ए हो गया, फिर e⁻⁻ हो गया, और यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद हमने रेट लॉ की यूज़ किया दर नियम का, तो उसके हिसाब से रेट किसके बराबर हो गया, रेट बराबर के और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही बात है। तो हमने क्या करा कि सबको जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो ये और ये को हमने इक्वेट कर, दोनों को बराबर कर दिया और हमने हमारी अरेनियस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी अरेनियस इक्वेशन डिराइव हो गई। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि इसको हमने जो लॉग का फॉर्म और वो किस तरह से हमको लेना है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।